चलो खैर फटाफट से हम लोग आगे अभी क्वेश्चन ये चैप्टर आगे शुरू करते हैं। बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट ये 5 पैरामीटर्स पढ़े थे। ठीक है, अच्छा कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। ठीक है, अब हाँ कप्पा कैप्पा जो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, आई थिंक कप्पा होती है बट जो आप लोग को सही लगे। अच्छा ओके, अब इसके अंदर हमने एक बात बोली थी कि जब डाइल्यूशन करते हैं मतलब सॉल्यूशन की वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने पर कौन बताएगा कंडक्टेंस इंक्रीज कर रही थी कि डिक्रीज कर रही थी? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चों। इंक्रीज कर रही थी सागर, है ना? यस मैम। हाँ सागर इंक्रीज क्यों कर रही थी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में? आप मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो? मैम जब कंसंट्रेशन कम थी तो आयंस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स थी, और जब कंसंट्रेशन बढ़ाई तो आयंस दूर दूर हो गए, फ्रीली मूव करने लग गए। वेरी गुड सागर। तो अभी बच्चों सागर ने ये बोला जैसे NaCl है, जब कॉन्सेंट्रेशन उसकी हाई है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है मतलब वाटर कम प्रेजेंट है, बहुत सारे सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो Na+ और Cl- के बीच में ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो सारे के सारे Na+ Cl- ना एक दूसरे से जुड़े जुड़े बैठे, ठीक है। बट जब हमने डाइल्यूट किया, वाटर ऐड किया, कॉन्सेंट्रेशन को घटा दिया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर आयंस के बीच में पानी आ गया, कटायंस और अनायंस दूर दूर हो गए, Na+ और Cl- के बीच में डिस्टेंस आ गया। तो अब डिस्टेंस आने की वजह से इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। सो इजिली कटायंस भी माइग्रेट कर सकते हैं, अनायंस भी माइग्रेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कंडक्टेंस बढ़ती है, ठीक है, डाइल्यूशन पे। ऐसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कंडक्टेंस बढ़ती है अपॉन डाइल्यूशन। अब इसका कौन मेरे को रीजन बताएगा? मैम क्योंकि जब कंसंट्रेशन कम करते तो उसका वो डिसोसिएशन ज्यादा होता है। यस, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड है। वीक एसिड जो है ना 100 वीक एसिड्स डिसोसिएट, उनकी डिसोसिएशन कम होती है, मतलब वो कम आयंस ही बनाते हैं, बट अपॉन डाइल्यूशन इसकी आयनाइजेशन बढ़ जाती है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन अगर होने लग जाएगा, ज्यादा कटायंस और ज्यादा अनायंस बन जाएंगे, ज्यादा एसिटेट आयंस और ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। सो मैं ना यहाँ पर लिख लेती हूँ, ओके, कॉन्सेंट्रेशन घटाने पे या फिर डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। ये वाली बात तो बिल्कुल करेक्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी। जब हमने डाइल्यूशन बढ़ाई यानी कि वॉल्यूम बढ़ाई या कॉन्सेंट्रेशन घटाई, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर लो मोलैरिटी के टर्म्स में, मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो जब आप डाइल्यूट कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रही है ना, अगर वॉल्यूम बढ़ी तो मोलैरिटी घटेगी ना, मोलैरिटी घटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन घटी, तो कॉन्सेंट्रेशन घटी या वॉल्यूम बढ़ी तो कंडक्टेंस हमारी बढ़ जाती है। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ये वाला पॉइंट क्लियर बच्चों? यस मैम। ओके, अब हम बात करते हैं कप्पा की। हमको आज जो पढ़ना है ना, वेरिएशन ऑफ जी। जी अपना कंडक्टेंस हो गया, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ जो है कंडक्टेंस किस तरह वेरी कर रही है। तो हम ये बोल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के केस में कंडक्टेंस इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। ओके, यहां तक तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं, जी हो गया, अब हम बात करते हैं कप्पा की। जब हमने कप्पा को डिफाइन किया था ना, कप्पा इज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी को हमने डिफाइन ऐसे किया था कि जब
डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर जितने आयंस प्रेजेंट है उनकी वजह से जो कंडक्टेंस है। ठीक है, एक बार दोबारा से बोल रही हूँ, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, तो 1 ml में अगर 10 आयंस होंगे तो वो 10 आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस हो रही होती है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। करेक्ट? यस मैम। है ना? अच्छा, अब एक बात बताओ, लेट्स से मैं कह रही हूँ कि 1 ml में, ऐसे मैंने हाइपोथेटिकली बोला कि 1 ml में 10 आयंस प्रेजेंट है, तो 1 ml में 10 आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस है दैट इज द कंडक्टिविटी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, मतलब पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने पर वॉल्यूम बढ़ गई। पहले 1 ml में 10 आयंस प्रेजेंट थे, जब मैंने डाइल्यूट कर दिया तो अब 1 ml में केवल 4 आयंस ही रह गए। करेक्ट? यस। ये चीज समझ में आई? पहले 1 ml में 10 आयंस थे, तो 10 आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस थी दैट वाज माय कंडक्टिविटी। ठीक है, 10 आयंस की वजह वाली कंडक्टिविटी। अब मैंने अगर उसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने में तो पानी ऐड कर दिया, डाइल्यूट करने पर क्या हुआ, 1 ml में 10 आयंस नहीं रहे, अब 1 ml में 4 आयंस ही बचे, तो 4 आयंस की वजह से हो जाएगी ना कंडक्टेंस। ये समझ में आया? तो डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी घट गई क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर ml सॉल्यूशन घट गए। समझ में आया? यस मैम। रिपीट करूं? कप्पा इज कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ना, कप्पा को हम ऐसे तो बोलते कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस पर ml घट रहे, तो जिस वजह से कप्पा घट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना या डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस मैम। सेकंड पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन घटाने पर या डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये बात मैंने अभी कही थी बच्चों। ठीक है, क्योंकि पहले 1 ml में 10 आयंस थे, तो 10 आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी आ रही थी, अब पर ml सिर्फ 4 आयंस ही रह गए डाइल्यूट करने पर, तो ऑफ कोर्स मेरी कंडक्टिविटी घट जाएगी। ये चीज भी क्लियर? अब ये है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये बिल्कुल क्लियर है ना? यस मैम। ओके, अब इसको देखो, जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने पर कप्पा घट रहा है। ये चीज Yes, ma'am. क्लियर? अभी यही बोली थी, है ना? यस मैम। है ना? और मोलैरिटी क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ी, घटेगी। वॉल्यूम बढ़ी तो मोलैरिटी घटी। तो मोलैरिटी अपनी, अब ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो गई तो मैं हाथ से ही मिटा रही थी, जैसे वो कभी कभी व्हाइट बोर्ड पे मिटा देते हैं। बेटा तो मोलैरिटी भी घट रही है, ये चीज समझ में आई? डाइल्यूट करने पर कप्पा भी घट रहा है, मोलैरिटी भी घट रही है। मोलैरिटी क्यों घट रही है? क्योंकि मोलैरिटी होते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम, डाइल्यूट करने पर वॉल्यूम बढ़ी तो मोलैरिटी घट गई। करेक्ट? यस मैम। अब बच्चों मैं इसी चीज को यहाँ कर रही हूँ, कप्पा भी घट रहा है, मोलैरिटी भी घट रही है। अब एक बात बताओ, कप्पा घटा तो मोलर कंडक्टिविटी घटनी चाहिए। यस मैम। कप्पा घटा तो मोलर कंडक्टिविटी घटनी चाहिए, और मोलैरिटी घटी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी, इंक्रीज। ठीक है ना? ये घटा तो ये घटेगा, ये घटा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन है। करेक्ट? तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। एक्चुअली क्या है, ये दोनों आपस में क्लैश करें ना, कप्पा की वजह से मोलर कंडक्टिविटी घटनी चाहिए, मोलैरिटी की वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या पाया कि एक्चुअली में ना ये वाला डोमिनेटिंग फैक्टर है।
ये वाला डोमिनेट करता है, therefore lambda m increases with dilution. क्या ये सबको समझ में आया? यस मैम। कोई चीज रिपीट करूं? नो मैम। वेरी गुड, जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों। कर लिया। वेरी गुड, आगे बढ़ रही हूँ फिर मैं। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। डाइल्यूट करने पर, डाइल्यूशन पर कप्पा घट रहा है, बट नॉर्मेलिटी भी घट रही है। ठीक है, नॉर्मेलिटी भी फिर से वही हो जाएगी, नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ी तो नॉर्मेलिटी घट गई, है ना। तो कप्पा घट रहा है तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। और नॉर्मेलिटी घटेगी तो लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ेगा। तो इसके अंदर ये घट रहा है, ये भी घट रहा है, पर इसकी वजह से, कप्पा की वजह से लैम्डा इक्विवेलेंट घटना चाहिए, नॉर्मेलिटी की वजह से लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ना चाहिए। तो इवेंचुअली फिर से देखा गया कि ये वाला डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो फिर लैम्डा इक्विवेलेंट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। जैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट आल्सो इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। क्या ये सबको समझ में आया? रिपीट करूं? जैसे मोलारिटी का था ना, एग्जैक्टली सेम वही किया है। मैं यहाँ पर सारा का सारा इकट्ठे लिख देती हूँ। डाइल्यूट करने पर, जब भी आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तब कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, कंडक्टेंस बढ़ रही है, कप्पा घट रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ रही है। सारी चीजें एक लाइन में लिख दी। सबको समझ में आया? यस मैम। मैं वापस व्हाइट वाले उस पे आ जाऊं, पीडीएफ पे, स्क्रीन पे। यस। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ इकट्ठे वही लिख रखा है कि डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस भी बढ़ती है, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी सब कुछ बढ़ रहा है विद डाइल्यूशन, कप्पा डिक्रीज करता है विद डाइल्यूशन। यही वाली बात यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, जी जो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन होता है, जितनी भी कंडक्टेंस होती है, तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, लेकिन कप्पा जो होता है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसलिए कप्पा जो है डिक्रीज करता है। चलो, कप्पा फॉल्स विद डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स दैट इज पर ml, जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज कर जाता है। और यही वाली चीज बच्चों मैंने जो उधर ब्लैक बोर्ड पे समझाई थी, यहीं पर मैंने सेम चीज लिख ली। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। डन? यस मैम। ओके, चल अब पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये तो अपने को पता है कि कॉन्सेंट्रेशन घटने पर या फिर डाइल्यूशन बढ़ने पर मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने बच्चों रिलेटिव टर्म्स में बात कर लिया कि हम लोग अपना थ्योरेटिकल टर्म्स में बात कर लिया कि जो है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी जब कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, बट इसकी हमें कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज भी निकालनी होगी ना, कि NaCl का 5 मोलर सॉल्यूशन है, 5 मोलर सॉल्यूशन, तब उसकी कितनी कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी है, या फिर और जब भी 5 मोलर से मैंने 2 मोलर ले लिया तब उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है। तो हमको हर उस पर कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो हम उसका एक फॉर्मूला निकालेंगे। तो एक साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का नाम यहाँ नहीं लिख रखा, ये डीबाय हक्कल ऑन सेगर, इन्होंने ये वाली इक्वेशन दी, डीबाय हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन। इन्होंने जो इक्वेशन दी ना वो वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डीबाय हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन वैलिड है। और ये वाला क्वेश्चन ना उसमें आ रखा है जेई में 2014-15 में किसी साल में आ रखा है कि डीबाय हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन जो दी थी ना उन्होंने, वो किसके लिए वैलिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इतना आसान क्वेश्चन था,
ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड है। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन है। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि इसके अंदर जो अलग अलग हमने टर्म्स यूज करे उसका मीनिंग क्या है। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दी जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन C, यानी कि इस कॉन्सेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी C कॉन्सेंट्रेशन पे। फिर लैम्डा एम नॉट, इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। कभी कभी ना आपको किसी किसी बुक में लैम्डा एम नॉट लिखा होगा और किसी किसी बुक में लैम्डा एम इंफिनिटी ऐसा लिखा होगा। दोनों का मीनिंग एक ही है। जब भी लैम्डा एम नॉट लिखा हो, इतना लैम्डा एम नॉट लिखा हो, तब मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये जीरो मतलब जीरो कॉन्सेंट्रेशन। और जब भी लैम्डा एम इंफिनिटी लिखा हो, ये वाला, तब समझ जाओ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ऑफ कोर्स डाइल्यूशन अगर इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, तो मोलारिटी तो जीरो ही हो जाएगी ना, लगभग लगभग, है कि नहीं? आया समझ में? रिपीट करूं? नो मैम। ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब वेरी लो, ऑलमोस्ट जीरो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, माइनस A is a constant, root C, C is the concentration of the electrolyte। जो ये वाला C है ना, concentration, molar conductivity at concentration C, वही वाला C। ठीक है, तो ये हमारी डी बाय हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन है। A जो है ना एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl, CaCl2, एसिटिक एसिड, कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइट हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हमने सॉल्वेंट क्या लिया है, टेम्परेचर। तो इन तीन फैक्टर्स पर A डिपेंड करता है। लैम्डा एम नॉट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। नोट दिस डाउन। डन। अच्छा, अब बच्चों देखो, ये वाली जो इक्वेशन है ना, थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना? यस मैम। y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसी लग रही है, तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही बनाए। ये वाला ग्राफ ना थोड़ा अच्छा नहीं बना है, एक बार ध्यान से समझना। y इक्वल टू mx प्लस c है, m जो है नेगेटिव स्लोप है, माइनस है नेगेटिव स्लोप, यानी कि ऑलमोस्ट। आप ऐसा करो, इस वाली को मत देखना बच्चों, ये ना मेरे से ग्राफ अच्छा नहीं बना, मैं अभी बना रही हूँ। तो एक्चुअली में जो है ना, इसकी जो लाइन आई, मतलब इसका जो ग्राफ बना वो ऐसे करके बना। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे मैंने अंडर रूट सी लिया है, देखो एक्स पे अंडर रूट सी है, और वाई पे मोलर कंडक्टिविटी ली है। ठीक है, यस मैम। अब जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट चलने में कॉन्सेंट्रेशन घट रही है। यस मैम। कॉन्सेंट्रेशन घट रही है तो इसका मतलब डाइल्यूशन बढ़ रही है। डाइल्यूशन बढ़ रही है। डाइल्यूशन बढ़ रही है तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी थी ना, हमने यही कहा था, कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन, कप्पा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। देखो यहाँ से यहाँ चलने में हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ग्राफ बनता है। ऑफ कोर्स हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे तो टेक्निकली तुम्हारे मन में यही आया होगा ना कि मैम आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल रहे हो, इसका मतलब अगर मैं NaCl का सॉल्यूशन लूं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब NaCl तो हुआ ही नहीं, उसमें जीरो हो गया NaCl। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब तो पानी ही पानी हो गया, है कि नहीं? यही आएगा दिमाग में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक ऐसा ग्राफ आता है कि इतने तक ही आया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, फिर उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। एक्स्ट्रापोलेट मतलब वो लाइन को इस तरह के ज्वाइन कर दिया, जहां पर ये मिल गया वाई एक्सिस से, उसको बोल देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर तो ये वाले पॉइंट पे तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गई ना, है कि नहीं? मैक्सिमम हुई ना, क्या मैक्सिमम? हाँ मैक्सिमम, क्योंकि
इनफाइनाइट डाइल्यूशन में तो मैक्सिमम ही होगी ना वैल्यू। आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हो गया, मतलब हमने इतना सारा वाटर ले लिया कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हो गया, एकदम आयंस दूर दूर हो गए, तो इतना दूर दूर है दोनों के दोनों आयंस, वो बस अपना कंडक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हायर कॉन्सेंट्रेशन पर आयन आयन इंटरैक्शन बहुत हाई होते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी कम होती है। जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन करते जाते हैं या कॉन्सेंट्रेशन घटाते जाते हैं तो ऐसे ऐसे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसे करके हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, बट किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, है ना, क्योंकि Huckel-Onsager इक्वेशन वैलिड है सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हम निकाल लेंगे। लेकिन ये चीज मैंने समझा दी, ओके। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर समस्या हो गई। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमें लेकिन इतना जरूर पता है कि डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिव भी बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, तब घटती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हमने एसिटिक एसिड के अंदर मैंने ग्राफ ले लिया, ये वाला ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बना रखा है, ये वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट का ले लिया, ठीक है। तो एसिटिक एसिड के केस देखो, जब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, डाइल्यूशन बढ़ रही है, राइट टू लेफ्ट चलने में कॉन्सेंट्रेशन घटी, डाइल्यूशन बढ़ी, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, तो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हमें ग्राफ मिलता है और ये ना ऐसे ऐसे करके सीधा जाता है। पर ये ना ग्राफ को हम लोग, क्योंकि देखो कर्व जैसा ऐसा वाला ग्राफ आ रहा है ना, तो वो वाई एक्सिस पे मीट नहीं करता। तो जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला निकाल लिया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते हैं, पर ग्राफ ऐसा होगा, ये आपको समझ में आया है ना? अच्छा, चलो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक तरफ एसिटिक एसिड है और दूसरी तरफ फॉर्मिक एसिड HCOOH, जिसको मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, तो उसका ग्राफ, उसकी कंडक्टिविटी बता दो, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी एसिटिक एसिड से, कम होगी? ज्यादा होगी मैम। ज्यादा होगी, क्यों? बिल्कुल करेक्ट, तो उसका ग्राफ ऊपर बनेगा एसिटिक एसिड का, क्यों? आसानी से हो जाएगा है? थोड़ा और बोलो, करेक्ट डायरेक्शन में बोल रहे हो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि वो डिसोसिएट ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो एक तो चलो ऐसे करके बताते हैं, फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर्ड टू एसिटिक एसिड। दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों ही वीक एसिड्स है, बट कंपैरेटिवली फॉर्मिक एसिड ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर्ड टू HCl -H+, सॉरी, ठीक है, ठीक है। एक तो रीजन ये है, ठीक है, और उसको स्ट्रॉन्गर आप ऐसे भी बता सकते हो, क्योंकि आप लोग को मैं मान के चल रही हूँ 12th में हो तो 11th पढ़कर आए हो, यहाँ पर मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है, यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम सभी एसिड्स की बात करते हैं, कार्बन आयन बन रहा है, मिथाइल उसको अनस्टेबल करेगा, ठीक है। अगर टाइम बचा तो वो मैं उससे भी समझा दूंगी आज की क्लास में, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का भी उतना सा टच कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर एक और चीज समझो, यहाँ पर और यहाँ पर जो है ना CH3 COO- और H+, ठीक है, ये तो सेम ही है, इसकी ज्यादा आयनिक मोबिलिटी हो जाती है स्मॉलर साइज की वजह से, ठीक है, और वैसे भी ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वो ज्यादा डिसोसिएट होगा, तो आयनिक मोबिलिटी हाई होगी, करेक्ट। ओके, अब हमने डी बाय हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन कर ली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, उसका ग्राफ बना लिया, y = mx + c जैसा ग्राफ बनता है, और हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी ग्राफ बना लिया। बट हमारी अभी एक प्रॉब्लम बची हुई है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आया कुलरॉश लॉ, ठीक है।
ये चीज वही लिख रखी है जो, ये वही चीज लिख रखी है जो पहले समझाई थी, मैं और भी समझा चुकी। कोलरॉश लॉ, ये जो साइंटिस्ट आए इन्होंने क्या बोला कि आप कभी भी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग वीक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी हो, जैसे कि आपको MgCl2 की लिमिटिंग, नहीं MgCl2 नहीं लेती, ये लेती हूँ कैल्शियम फॉस्फेट। अगर मुझे कैल्शियम फॉस्फेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट, तो आप सिंपली उसको लिख सकते हो 3 टाइम्स, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट में कैल्शियम के 3 एटम्स है ना, तो 3 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2+ एंड फॉस्फेट के 2 है तो 2 टाइम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ PO4 3-। आया समझ में? यस मैम। किसी भी सॉल्ट को ना तोड़कर लिख लो। अच्छा, 2 चीजें यहाँ पर बतानी थी, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखते हो तो ऐसा वाला उल्टा V वाला लैम्डा लिखते हो, और जब भी आप किसी कटायन या अनायन के लिए लिखते हो ना तो ये उल्टा Y वाला लैम्डा लिखते हो, बोलते हैं इसको भी लैम्डा है, बोलते हैं इसको भी लैम्डा है, दोनों ही है लैम्डा लैम्डा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला सिंबल यूज करना और आयंस के लिए ऐसा उल्टा Y वाला सिंबल यूज करना, ठीक है? यस मैम। ओके, इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सम ऑफ, सम करें दोनों को ऐड कर रहे हैं, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कटायन मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन जितने उसके आयंस प्रेजेंट है, ठीक है? चलो अब जल्दी से मुझे इसकी और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज बताओ। वैल्यूज नहीं मतलब ओपन करके आप क्या लिखोगे? lambda naught Ba2 plus 2 lambda naught Cl minus। नीचे वाला लैम्डा नॉट M2Al प्लस 3 प्लस लैम्डा नॉट M इक्वल टू 3SO4 2 निगेटिव। वेरी गुड। और इस वाले के अंदर बच्चों ये तो पीछे कराया है Ba2 plus 2 lambda naught PO4 3 minus। ठीक है, सिंपल है ना? तो अब आपको ये लिखना आ गया है, तो आपको किसी भी वीक की निकालनी हो, लेट्स से अगर मैं बोलूं कि बेटा मुझे CH3COOH की कैलकुलेट कर कर बताओ कितनी होगी, और मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देती हूँ, एक सेकंड। मैंने बोला कि CH3COOH ये अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी लैम्डा नॉट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अगर मैं रैंडम वैल्यूज लिख रही हूँ, हाइपोथेटिकल वैल्यूज, लैम्डा नॉट CH3COONA की दे रखी है 100 और लैम्डा नॉट NaC। एक सेकंड, NaCl होगा HCl होगा। हाँ थैंक यू। अरे तुम लोग को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आता है, होशियार बच्चे सारे के सारे। मैम ये आज ही किया था ये क्वेश्चन। आज ही क्या था ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। अरे वाह, वेरी गुड। चलो फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ आंसर। मैम 200 आएगा। यस मैम। कैसे किया? इसको 1 लिख लेती हूँ, इसको 2, इसको 3। मैम पहले मैम रिएक्शन लिख दिया मैम। ठीक है, तो इसको लिख लिया लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस, इसको लिख लिया लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, और इसको लिख लिया लैम्डा नॉट H प्लस H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, और
अब फर्स्ट इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। अच्छा ठीक है, तो आपने बोला फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस टू, माइनस टू तो लैम्डा नॉट CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na प्लस थर्ड लैम्डा नॉट H प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस और माइनस सेकेंड वाला लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। Cl माइनस तो इसको हम NaCl एक सेकेंड, हाँ 100 प्लस 300 300 माइनस नेगेटिव 200, तो एसिटेट नहीं, एसिटेट तो नहीं कट रहा है, Na पॉजिटिव Na प्लस कट गया Cl और माइनस Cl माइनस और Cl Cl माइनस कट गया, दिस प्लस दिस बन जाता है 200 इक्वल टू लैम्डा नॉट एसिटेट प्लस CH3CO लैम्डा नॉट H प्लस। ठीक है, तो क्लियरली हमारा आंसर आ गया 200। क्या सबको समझ में आया? यस मैम। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट्स? आगे बढ़ू? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन देते, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे बताओ। चलो बताओ। EX प्लस 2y। मैम x प्लस 2y होगा। दोनों पार्ट बताओ। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट 3x प्लस 2y। ओके, अच्छा पहला सब बच्चों को कोई बचा है जिसको जो है पुराना वाला क्वेश्चन ना समझ में आया, पुराना वाला रिपीट करूं? Any student wants me to repeat the previous question? नो मैम। Okay, good. चल अब फिर ये वाला करते हैं, यहाँ लिख रही हूँ मैं दूसरे कलर से लिख है। ओके, पहला पार्ट लैम्डा m नॉट कैल्शियम फॉस्फेट, वो कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा नॉट Ca2 प्लस 2 लैम्डा नॉट PO4 3 माइनस, तो ये हो गया 3x प्लस 2y। फर्स्ट पार्ट तो वेरी इजी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट बताओ, उसमें कैसे करेंगे? डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे? n फैक्टर फैक्टर से। क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा मोलर और लैम्डा इक्विवेलेंट का रिलेशन क्या होता है? नोट्स चेक करो, लिखवाया होगा। Let me write this down here. Lambda molar is equal to kappa into 1000 upon molarity. Equivalent conductivity is equal to kappa into 1000 upon normality. This is equal to kappa into 1000. Normality को लिख दो, molarity into n. So lambda equivalent is equal to lambda n upon n. क्योंकि इतना पोर्शन को हम बोल सकते हैं लैम्डा m, है ना, अपॉन n। ये हमारा रिलेशन आ जाता है। क्लियर बच्चों? यस मैम। ये याद रखना होगा, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर, है ना। चलो अब यही वाला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पर हमने रिलेशन निकाला था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर। जहाँ मैं लिख दूं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन n फैक्टर। तो लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी है 3x प्लस 2y अपॉन n फैक्टर कितना है? 2 नो n n फैक्टर कितना है? 3
3 6 6 क्यों? टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, एक कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, टोटल कितने हैं? 3, तो 3 2 6 टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन। ठीक है, यस यस मैम। एन फैक्टर हो गए यहाँ पर बच्चों 6। 6 ओके, अब चलते हैं वापस। किसी को कुछ समझना तो नहीं है? मैं वापस वो वाली उस पे आ जाऊं। अब है एप्लीकेशंस ऑफ कुलरोश लॉ। सो इसकी एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आप कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो हमने अभी एप्लीकेशन सीखी। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन इज कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई डोंट नो आप लोगों को कितने बच्चों याद हो, अल्फा होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन जो मोलर कंडक्टिविटी होगी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेट्स से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी 100 आ रही है एंड एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन C, ये वाली तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ग्राफ कैसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना। एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन C लेट्स से 60 है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है 0.6। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे समझा देती हूँ आप लोगों को। जैसे ये वाला है, चलो खैर एनीवेज मैं अल्फा समझा रही थी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर सकते होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से आपको अल्फा समझा देती हूँ। अल्फा का क्या मतलब होता है, लेट्स से कोई वीक एसिड है जैसे कि एसिटिक एसिड, तो CH3 COO माइनस और H+ ऐसे करके हम लोग इसकी इक्वेशन लिखते हैं, रिवर्सिबल वाला एरो लगाते हैं क्योंकि वीक एसिड है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है, और जो है थोड़ी देर बाद जो है जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो रिएक्शन ऐसा लगता है कि वो एट रेस्ट है, बट एक्चुअली में जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, मतलब जिस स्पीड से एसिटेट और H+ बन रहे हैं, उसी स्पीड से एसिटेट और H+ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बन रहे हैं। ठीक है ना, ये अपना होता है। अब इसके अंदर T = 0 पे लेट्स से इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसकी है, और ये तो सब एब्सेंट है। अब एट इक्विलिब्रियम लेट्स से इसके अल्फा मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, तो C1 - अल्फा लिख देते हैं हम। वो एक्चुअली में क्या है, C में से C अल्फा निकल गए। ठीक है, ऐसे करके, तो दिस अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब C1 - अल्फा यहाँ बना C अल्फा C अल्फा। ठीक है, सो हमारा Ka या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दिस इज इक्वल टू CH3 COO माइनस H+ अपॉन CH3 COOH, and this is equal to C alpha upon C1 - अल्फा। तो यहाँ पर C से C कट गया। ठीक है, तो Ka बचता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, और ये जो अल्फा है ना, दिस इज वेरी 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 स्मॉल, 0.0000 ऐसे करके आता है। तो 1 - अल्फा लगभग ना, अगर कोई चीज की वैल्यू 1 में से अल्फा को 1 ही आ रही, क्योंकि 1 में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.99999995 ऐसे आए, तो बोलोगे ना 0.999999, तो बोलोगे लगभग 1 ही है। तो हम इसको लिख देते हैं कि 1 - अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ऐसा करके। तो दिस इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। Yes, ma'am. Ka is equal to C alpha square, and therefore alpha will be equal to Ka upon C. तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाता है एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हम लोग ऐसे करके सॉल्व करते हैं। ये अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। तो यहाँ पर बच्चों जो मैंने लिखा था,
अल्फा, अल्फा आप निकाल सकते हो क्योंकि एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन की कंडक्टिविटी कम होगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, जीरो कॉन्सेंट्रेशन लगभग लगभग, तब उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अपना अल्फा निकल गया। अल्फा निकल जाता है तो उसके बेसिस पे आप ये भी निकाल सकते हो। तो मैंने एसिड के लिए लिखा था ना, तो मैंने के ए लिख दिया था। अगर बेस होता है तो के बी लिख देते हैं। तो इन जनरल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, आपको एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी दिया गया हो सकता है, तो मैंने इन जनरल केसी लिख दिया। केसी आप कोलरॉश लॉ यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आप जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, आप जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गई तो फिर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो। ये हमारी 3 एप्लीकेशंस हो गई। ओके मैम हाँ बोलो। चलो थोड़ी देर बाद पूछ लेना, कोई बात नहीं। ये 3 एप्लीकेशंस हो गई। चौथी एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी कहते हैं। ये एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा जिसमें ऐसे ही समझा देती हूँ। तो जैसे कुछ सॉल्ट्स होते हैं जैसे कि AgCl, तो AgCl को जो है ना, जब आप डिसॉल्व करोगे पानी में तो इसकी ना सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब आपने AgCl लिया, ठीक है, सो AgCl के अंदर क्या होता है कि इसको ऐसे लिख Ag प्लस बनाना चाहिए और Cl माइनस बनाना चाहिए। तो इसका ना बैकवर्ड रिएक्शन ही रहता है। मतलब आप AgCl को पानी में डिसॉल्व भी करोगे ना, आप देखोगे कि उसके हार्डली 2 या 3 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हुए 1000 में से, बाकी पूरा का पूरा ना बीकर के अंदर सॉलिड AgCl ऐसे नीचे इकट्ठा हुआ रहता है, कि मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। अगर सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व होगा, तो ऐसे करके फॉरवर्ड रिएक्शन होना चाहिए ना, पर वो होता ही नहीं है, वो आयंस बनाता ही नहीं है, थोड़े से ही बनाएगा 2-4 आयंस, बाकी पूरा का पूरा वो नीचे ऐसे करके ही रहता है। तो हम बोलते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो हम लोग उसके लिए ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं, केएसपी बोलते हैं उसको, केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस वो केएसपी निकालने के लिए जो भी यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी होती है ना, कि मतलब जितना जितना मोलारिटी, जितना जितना कॉन्सेंट्रेशन इसने बनाया, तो केएसपी को हम ऐसे ही लिख देते हैं, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि S इंटू एस, यानी कि S स्क्वायर। इस केस में S स्क्वायर आ रहा है, अलग अलग सॉल्व्स के लिए अलग अलग आता है। तो केएसपी हमने क्योंकि डिटेल में अभी स्टडी नहीं किया है, मैंने जस्ट आपको समझा दिया कि एक्चुअली में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है, तो वो ऐसे करके हम निकालते हैं। दिस S is simply the concentration of silver ions and concentration of chloride ions. Okay? Yes, ma'am. हाँ, ऐसे ही अगर हम कोई और सॉल्ट जो कि, चलो ऐसा करते हैं, इसमें बाद में करते हैं, केएसपी निकाल सकते हो आप। सिंपली आप जो है मोलारिटी को सॉल्युबिलिटी से एस से सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, और KW कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा ओके, प्लीज डू दिस क्वेश्चन, ट्राई करके देखो बच्चों। में 3rd नंबर पे क्या लिखा है? ये ऑप्शन ऑप्शन नहीं, NaCl, HCl एंड Na, एक रैंडम एसिड ले लिया Ha, तो उसके लिए Na उसका सॉल्ट बनाया है। यस। ठीक है, चलो बताओ बताओ बच्चों, पहले तो इसके अंदर ना, हाँ हो गया बस। हो गया बस, अच्छी बात। I'll wait for 2 minutes फिर, ठीक है। वैसे हमारे पास अभी 6:30 होने वाला है, हाफ एन आवर मेरे लिए काफी है बैटरी वाला टॉपिक खत्म करने के लिए। उसका मैं जरूर आपको PDF भेजूंगी। बैटरी वाला जो टॉपिक है उसमें से सिर्फ उसी में क्वेश्चन आता है बोर्ड्स के अंदर, उसमें बहुत ही रेयरली आता है, लेकिन अगर आए तो उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। जेई में और नीट में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, लर्न कर रखा होगा तो आप लोग को सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। जल्दी से वाला करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखना, ये करा आप लोगों ने भी। बच्चों इसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी दे रखी थी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, NaCl की, HCl की और सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। तो ये वैल्यूज दे रखी है। HA के लिए हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसने बोल रखा है ना 0.001 मोलर HA के लिए कंडक्टिविटी कप्पा दे रखी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बतानी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमको फॉर्मूला तो पता ही है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। यस मैम। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐसे करके निकालेंगे, एक बार चेक करो प्लीज। यस और मैम। आंसर बताओ मुझे, 400 कितना आ रहा है? 400 400। थैंक यू। तो ये हो गया अपना 400। तो हमको इसकी वैल्यू पता है कि ये वाली तो 400 है। अब मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन C निकालनी है, ये वाली 0.001 मोलर पे। डेल्टा अब CM हाँ, इज इक्वल टू डेल्टा नॉट M माइनस A रूट C। कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये किया। कप्पा की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻5। ये कप्पा देखो ना, सीमेंस पर सेंटीमीटर। मैंने कहा था इस चैप्टर में यूनिट्स हम लोग बहुत याद रखेंगे। कप्पा इंटू 1000 अपॉन 0.001। थोड़ा सॉल्व कर दो प्लीज। क्या आ रहा है बच्चों? 5 into 10। 5 इंटू 10। अच्छा, थैंक यू। और ये नीचे 10⁻³ है, तो ऊपर जाके 10⁻3। थैंक यू, 50 आ गया। तो हमारा यहाँ पर ऐसे करके लिख लेते हैं। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एक सेकेंड, मेरे पास आंसर नहीं है इसका, शायद है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अल्फा हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट अ कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो 50 अपॉन 400 1/8। करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वेरी गुड। किसका हो गया? सागर, निशांत, अनन्या, यस यस हुआ मैम मैम हो बच्चों? गया। हो गया यस मैम। वेरी गुड। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ समझाना यस है इस मैम। वाले के अंदर बच्चों? मैम आ मैम। गया। ओके, ये इसका सोल्यूशन था। और ये चलो बताओ, 2014 का क्वेश्चन है ये वाला। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर। हाँ, 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम्स। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2। ये वही क्वेश्चन है, सॉरी, जो ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लास में। एक बार देख लो, याद आ जाएगा। जो सागर ने ग्रुप पे पोस्ट किया था, यस यस मैम। है ना, ये वही है। मैं कहती थी वाले क्वेश्चन मेरे को लग रहा था कि मैंने लिखा है, पर उस टाइम मुझे मिल नहीं रहा था। ठीक है, डन। इसको मिटा लूं, यस मतलब यस मैं मैम। आगे बढ़ लूं टॉपिक पे? यस यस मैम। मैम। चल ओके। सो यहाँ पर खत्म होता है कोलरॉश लॉ। और अब हम लोग पढ़ते हैं बैटरीज। मैम इसके बाद आप टेस्ट नहीं लोगे? टेस्ट इसके बाद मैं आप लोग को ना टेस्ट वो सेंड कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप पे। ओके मैम। ठीक है, अच्छा, ओके। ये वाला बच्चों नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है, ठीक है। आई होप मुझे मैम नजर आ रहा हो। ओके, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यूज करते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि वॉल क्लॉक में वो लंबी वाली सेल होता है जिसको हम पेंसिल सेल बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। या फिर जो रिस्ट वॉच में या हियरिंग एड्स में होती है, वो गोल सर्कल सी सिल्वरिश कलर की होती है वाली सेल, वो अलग टाइप ऑफ सेल होती है ना। और जो इन्वर्टर्स में, उसमें कार्स में लगती है, वो अलग टाइप ऑफ सेल होती है, वो रिचार्जेबल होती है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। पहली है प्राइमरी प्राइमरी सेल। सेल। प्राइमरी सेल ये वाली
इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, मतलब ये वाली ना रिचार्जेबल नहीं होती है। प्राइमरी सेल का एग्जांपल यहाँ दे रखा, अच्छा ये नहीं लिख रखा, जैसे जो वॉल क्लॉक में जो सेल होती है, ठीक है, या फिर रिस्ट वॉच में जो सेल होती है, इसके अंदर एक ही बार रिडॉक्स रिएक्शन अकर करता है, क्योंकि उसके थोड़े टाइम बाद ये वाली सेल डेड हो जाती है ना। 6 महीने रिमोट की सेल चलते हैं, फिर हमको वो रिप्लेस करनी पड़ती है दूसरी सेल से, इसलिए। तो रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, पहला पॉइंट। दूसरा, सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम। जैसे हमारे फोन की जो सेल होती है, उसके अंदर जो बैटरी होती है, उसको हम रिचार्ज कर लेते हैं ना, उसको चार्जर से कनेक्ट करके, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते, तो सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम। और इसके दो एग्जांपल्स है, ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल। इन दोनों को हमने स्टडी करना है, इनके डायग्राम्स और इनके अंदर क्या सेल रिएक्शन अकर कर रहा है। दूसरी है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल ना रिचार्जेबल वाली सेल है कि उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, कि एक बार वो डिस्चार्ज हुई तो वापस उसको हम चार्ज कर लेंगे। कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट। इसके एग्जांपल्स है लेड स्टोरेज बैटरी या निकल कैडमियम बैटरी। ओके, ये भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये वाले का एग्जांपल्स हो गए, जैसे जो इन्वर्टर्स में यूज होता है, इन्वर्टर को चार्ज करना पड़ता है ना। अच्छा, और लास्ट है बच्चों फ्यूल सेल। फ्यूल सेल से बहुत ज्यादा हाई वो वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकती है, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसका जो एग्जांपल जो अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो वाला अपोलो, जो वो स्पेस में गया था रॉकेट, वो सब कुछ, तो उसके अंदर फ्यूल सेल्स ये वाली यूज हुई थी। ठीक है, इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन या कंबस्शन ऑफ मीथेन से होती है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, प्लीज नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ रही बच्चों। डन मैम। अब पहला है ड्राई सेल। ड्राई सेल जो यूज होती है जैसे कि ट्रांजिस्टर्स में, वॉल क्लॉक्स में, इससे हमको 1.25 से लेके 1.5 वोल्ट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बच्चों एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, ड्राई सेल का एग्जांपल है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, लांचे सेल। ठीक है, इस तरह करके होती है। थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इमेजिन भी कर पा रहे हो, घर के अंदर जो सेल जो हम लोग ने रिमोट में डाल रखी होती है, उसमें ऐसे ऊपर से उठा हुआ सा होता है ना, ऐसा लंबा सिलेंडर जैसा होता है। तो इसके अंदर जो एनोड है, एनोड जिंक का कंटेनर है। ये जो कंटेनर बना हुआ है ना, ये जिंक का कंटेनर, ये अपना हो गया बच्चों एनोड। ठीक है, जो कैथोड है वो ग्रेफाइट की रॉड, ये वाली, ये जो रॉड है, ये ग्रेफाइट की रॉड, दिस एक्ट्स एज दी कैथोड। ठीक है, ये पूरा लर्न करना है बच्चों। यहाँ पर पेपर की लाइनिंग होती है, पोरस होता है, पोर्स होता है उसके अंदर, या इसके अंदर मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर इधर इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का। ऑलराइट, प्लीज नोट दिस डाउन। इसके अंदर जो सेल रिएक्शन, मैं आगे बढ़ लूं बच्चों? यस मैम। इसके अंदर जो सेल रिएक्शन अकर कर रहा है, देखो जिंक का एनोड है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, यस मैम, तो जिंक की हो गई Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन जाएगा। कैथोड पे हो रही है रिडक्शन, ग्रेफाइट का कैथोड है जहां पर MnO2 प्लस कार्बन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रोलाइट है बेस्ड ऑन अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो कैथोड पर होती है रिडक्शन, MnO2 और NH4 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर Mn2O3 अमोनिया गैस रिलीज हुई एंड वाटर। ठीक है, तो ये अपने रिएक्शंस अकर कर रहे होते हैं एट एनोड एंड कैथोड। और इसके बाद जो है नेट सेल रिएक्शन आप लोग लिख सकते हो। नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा Zn प्लस 2 MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस गिव्स Mn2O3 प्लस 2 NH3 Zn2 प्लस H2। ठीक है, और एक्चुअली में ना ये Zn2 प्लस जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करके
Zn NHC the whole for 2+, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको यस मैम, हम बोलते कॉम्प्लेक्स हैं कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना मैम? हाँ, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। टेट्रा अमीन जिंक आयन Zn2+। यस मैम। मैम ठीक है, इसमें मैम हाँ NH3 डोनर है ना मैम, इलेक्ट्रॉन का हाँ, डोनर। लिगेंड है, NH3 जो है लिगेंड, लिगेंड, इलेक्ट्रॉन लिगेंड है। डोनर कहलाता है। ठीक है, यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, अगर रिडक्शन हो रही है मैंगनीज की, यहाँ पर क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? थोड़ा सा कैलकुलेट करके सोच सकते हो। +4। +4 मैम। 4। और यहाँ पर क्या हुई, राइट में Mn2O3 जब बना +3। मैम +3। +3। वेरी गुड। तो +4 से +3 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, रिडक्शन, यस मैम। करेक्ट? यस यस Yes, मैम। correct. गुड। ठीक है, आगे बढ़े, इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं, लर्न करने का ही है पूरा, यस मैम। है ना? चलो नेक्स्ट, मर्क्यूरी सेल मर्क्यूरी सेल। से 1.65 वोल्ट प्रोड्यूस हो रही है वोल्टेज। हियरिंग एड्स के अंदर या जो रिस्ट वॉच होती है उसके अंदर हम लोग मर्क्यूरी सेल यूज करते हैं। एनोड जो है जिंक का कंटेनर होता है, तो जिंक पे हो रही है ऑक्सीडेशन। कार्बन रॉड इज यूज्ड एज कैथोड, वहां पर हो रही है रिडक्शन। पेस्ट ऑफ HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। डन। अब इसके अंदर एनोड पर जिंक, ये सर इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये KOH वाला OH माइनस, उसके साथ रिएक्ट कर कर जिंक ऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड और 2 इलेक्ट्रॉन्स। डन। यस जिंक मैम। पे होगी ऑक्सीडेशन, Zn से Zn2+ बन रहा है। यस मैम। और कैथोड पे रिडक्शन HgO और वाटर, तो यहाँ पर ये +2 में था मर्क्यूरी, यहाँ पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 0। +2 से 0, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये 2OH माइनस बना। इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो ये अपना नेट नेट सेल सेल क्या, रिएक्शन। जब ऐड करके लिखते हो तो आप ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाए, जिंक 2OH माइनस और 2OH माइनस भी कट जाएगा इधर, वाटर से वाटर भी कट गया, तो जिंक प्लस HgO gives ZnO प्लस Hg। डन। यस आगे बढ़ू, यस मैम। दो कर ली, पहली थी लेक्लांचे सेल जो वॉल क्लॉक में रिमोट में यूज हो रही है, दूसरी हमने कर ली मर्क्यूरी सेल मर्क्यूरी जो सेल। हियरिंग एड या वॉचेस में यूज हो रही है। इन दोनों की दोनों वन टाइम यूज वाली है, इसलिए इनको प्राइमरी सेल बोलते हैं। ये यस मैम। इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। इन दोनों खत्म। अब चलते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वो वाली होती है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि लेड लेड स्टोरेज स्टोरेज बैटरी। बैटरी। ये वाली ना ऑटोमोबाइल्स में या इन्वर्टर्स में यूज होती है, जो कार्स होती है उसके अंदर भी जो बैटरी होती है वो वाली होती है लेड स्टोरेज बैटरी, ऑटोमोबाइल्स में या फिर इन्वर्टर्स में। डन। इसके यस अंदर मैम। जो है, कुछ पूछना है? नो मैम। है ना, ये तो बस फटाफट से हो जाएगा, बहुत लर्न ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ज्यादा। ठीक है, 12 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस हो सकती है, 12 वोल्ट। इसके अंदर जो है लेड के कंटेनर्स होते हैं, 6 होते हैं, ईच जो है हर एक 2 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 6 2 12, टोटल 12 वोल्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एनोड होता है लेड का, और कैथोड उसमें भी ग्रिड होती है लेड विद लेड ऑक्साइड एज कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये लिख रखा है मैंने 38% H2SO4। SO4। ऑलराइट, आगे बढ़ू। यस मैम। इसका डायग्राम देख लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा देखने में। एनोड है, एनोड अपना लेड का था, यहाँ पे लिखा था मैंने एनोड सिर्फ लेड का है। तो इधर इधर जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाले को देखना ऐसे 3, 1 2 3, ना टोटल 6 बनेंगे, तो 3 एनोड के ऐसे, और रेड वाला कैथोड का, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे लाइन में होते हैं। ठीक है, एनोड लेड का है, लेड प्लेट्स फिल्ड विद एनोड, जो नीला वाला है ये, ब्लू वाले को मैंने एनोड से बना रखा है। ठीक है, रेड वाला था लेड की ग्रिड फिल्ड विद PbO2, लेड की ग्रिड फिल्ड विद PbO2, तो इसके अंदर लेड प्लस PbO2 है। सॉरी, ये वाला तो सिर्फ लेड का है एनोड का, यहाँ पर कैथोड के अंदर लेड ग्रिड फिल्ड विद PbO2। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है ये 38% H2SO4 का सॉल्यूशन है। अब आगे बढ़ जाओ। यस मैम। यस मैम।
एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है, लेड जो है, जो अपना SO4 माइनस था इलेक्ट्रोलाइट का 38% सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट करके PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ से +2 आ गई, 0 से +2 गई, तो ऑक्सीडेशन। कैथोड पर हो रही है रिडक्शन, तो PbO2 SO4 माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है, 4H प्लस, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो बन रहा है PbSO4 एंड 2H2। इसका नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है क्योंकि लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है, दो ऑक्सीजन है ना, एक की वजह से -2, दो की वजह से -4, तो यहाँ पर +4 और यहाँ पर +2 है, ठीक है, तो +4 +2 यानी कि रिडक्शन। मैम अब नेट सेल रिएक्शन लिख लिया, तो दिस प्लस दिस कर लो, तो Pb प्लस PbO2 2 सल्फेट 4H प्लस गिव्स PbSO4 प्लस 2H2O। ये वाला रिएक्शन अब एग्जाम में आपसे पूछ ले डिस्चार्जिंग के टाइम में, तो ये रिएक्शन है। अगर आपसे पूछे कि जब आपने चार्जिंग पे लगा दिया उसको, तो चार्जिंग के टाइम में क्या करोगे, इसी रिएक्शन को पलट कर लिख देना, मतलब PbSO4 plus H2SO2 equal to Pb PbO2 plus H4H है ना। Yes, ma'am. सबको आया समझ में? डिस्चार्जिंग का ये वाली चार्जेबल बैटरी है, तो रिचार्ज करते टाइम ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। ओके, लेड स्टोरेज बैटरी, इसके अंदर 12 वोल्ट तक हो सकता है, 2 होते हैं, पर से टोटल 6 होता है, तो 6 2 12 होता है। लेड का एनोड, PbO2 प्लस लेड का कैथोड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अपना इलेक्ट्रोलाइट। आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। ये निकल कैडमियम बैटरी, ये यूज होती है कैलकुलेटर्स में, ठीक है। ये वाला भी रिचार्जेबल है, ओके। दूसरे वाले कैलकुलेटर्स होते होंगे, ये मत सोचना जो आप लोग के पास घर पे होगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसकी तो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये वाले हैं निकल कैडमियम सेल, कैलकुलेटर्स में यूज होती है। कैडमियम का एनोड है मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड, ये मैंने लिख रखा है निकल 4 ऑक्साइड। इसका मतलब होता है कि निकल की ना +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो कंपाउंड होगा ना वो NiO2 होगा। आया समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. Ni, ठीक है ना। Yes, NiO2 ma'am. का अपना मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड एज कैथोड इमर्स्ड इन KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब एनोड पे लिख लो, एनोड में ऑक्सीडेशन करवानी है, एनॉक्स कैडमियम 2OH माइनस के साथ। देखो ये वाला सिमिलर है इससे, ये वाले से, Zn plus 2OH माइनस गिव ZnO वाले से। ये वाला कैडमियम OH माइनस के साथ रिएक्ट करके कैडमियम हाइड्रोक्साइड +2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 0 था, यहाँ पर +2 था, 0 से +2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये +4 है निकल ऑक्साइड में, ये लिखा था, और +4 से जा रहा है +2 में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन। तो यहाँ पर वाटर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके NiOH2 + 2OH माइनस, और फिर नेट सेल रिएक्शन लिख देते हैं। CD plus NiO2 और 2 वाटर भी आ जाएगा, है ना। water. Yes, ma'am. OH माइनस यहाँ से कट जाएगा, Cancel. 2 electrons. Kid Oh. hydroxide plus methyl hydroxide. NiOH2, OH का whole twice. बस खत्म। Yes, ma'am. यस Ma'am. ठीक है, तो ये अपना नेट सेल रिएक्शन हो गया। क्लियर बच्चों? यस ma'am. मैम। मैं PDF शेयर कर दूंगी, चिंता मत करो, इसके अंदर पूरा रटने वाला है, और इस पे ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रखे होते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. अब लास्ट बचा अपना फ्यूल सेल, फिर चैप्टर खत्म। फ्यूल ma'am. सेल से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है 0.9 वोल्ट्स, इधर से हाइड्रोजन डाल रहे हैं इसके अंदर, एक साइड से जैसे ऑक्सीजन डाल रहे हैं, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर वाटर मॉलिक्यूल बनाती है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। सो ये जो है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, और ये यूज हुई थी अपोलो मून फ्लाइट्स में, ठीक है। जब उन्होंने मून पे भेजा था अपोलो, तो उसके अंदर यूज हुई थी,
एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो इसका बाय प्रोडक्ट वाटर है वही एस्ट्रोनॉट्स ने ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज भी किया था, तो बाय प्रोडक्ट को भी उन्होंने इफेक्टिवली मतलब अच्छे से यूज किया था। अगर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लाइट एंड वेट होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि वेट ऑफ द फ्यूल सेल वो सफिशिएंट 11 दिन के लिए, मतलब 11 दिन तक वो मस्त आराम से जो है अपोलो फ्लाई कर सकता है, और उसका जो वेट है ना फ्यूल सेल का वो सिर्फ 200 किलो है। 200 किलो वेट बहुत कम है। अगर वही वो पेट्रोलियम कोल ऐसा कुछ लेकर जाएंगे, पेट्रोल लेके जाएंगे, तो वो वेट बहुत ज्यादा होगा उसका, लेकिन इस केस में वेट बहुत कम हो गया। उनको जब भी जाता है तो ध्यान रखना पड़ता ना कि वेट भी कम होना चाहिए। तो इस वजह से ये फ्यूल सेल बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। जो प्रोडक्ट वाटर है वो एस्ट्रोनॉट्स ने ड्रिंक करने के लिए यूज किया था। इधर से हाइड्रोजन डाली, इधर से ऑक्सीजन डाली, ये अपना हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो एनोड है, ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है, O-2 बनाता है, तो यहाँ पर ये कैथोड आ गया, और बीच में उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KOH और NaOH ले रखा है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। एनोड जो है अपना पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट है, और कैथोड भी पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स है। एनोड पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन 4OH-, जो हमने NaOH या KOH लिया था इलेक्ट्रोलाइट के, OH- के साथ कंबाइन कर 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है। ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर 4OH- बना रही है। इनको ऐड करो तो ये अपना नेट सेल रिएक्शन है, बाय प्रोडक्ट वाटर जिसको वो यूज किए साइंटिस्ट लोग, एस्ट्रोनॉट। डन एवरीवन? यस मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलो गुड। आज की क्लास बच्चों हम यही ओवर करते हैं।